हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं यदि शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर देंगे तो हम लोग समझेंगे कि शिक्षा मंत्री के लायक है। जिनको हिंदी के वर्णमाला का ज्ञान नहीं हो वो रामचरितमानस का कैसे समझ पाएंगे। रामायण में कहा लिखा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सभी तारण के अधिकारी। उन्होंने तो माफ़ी से इनकार किया, जो मैं इस विषय पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। इसलिए माफ़ी से उन्होंने इनकार किया कि उनकी आत्मचेतना जग गई होगी, माफ़ी योग्य वो है ही नहीं, उनको माफ़ कौन करेगा। भाजपा के लिए आप काम कर रहे हैं, भाजपा की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना या नहीं करना ये अलग बात है, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। देखिए अभी क्या है कि हम सामाजिक कार्यों में लगे हुए और लगातार अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बातचीत हो रही है और अन्य दल के नेताओं से भी अच्छी बातचीत हो रही है। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में बेगूसराय के युवाओं के भविष्य के लिए जिन पार्टी के अंदर में चेतना होगा, जिनको लगेगा कि पुनः बेगूसराय को हम उस गौरवशाली जगह पे ले जाने का प्रतिबद्ध हैं, हम उन दलों के साथ होंगे। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे पास है भाजपा के वरिष्ठ नेता आशुतोष पोद्दार, हीरा पोद्दार अपनी बेबाकी और स्पष्ट बयान के रूप में जाने जाते हैं। मिलते हैं हीरा पोद्दार जी से। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है हीरा जी। फ्रंट लाइन के जो भी हमारे दर्शक बंधु हैं उनको बेगूसराय जिले की ओर से अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हाल के दिनों में बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर एक बयान दिया, जिस बयान का चारों तरफ से निंदा हो रही है। इस पर आप क्या कहें? देखिए निश्चित रूप से यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य हम इस मायने में रखते हैं क्योंकि कोई भी ग्रंथ जिन पर हम टीका और टिप्पणी करते हैं उन विषयों को पहले हमको समझना पड़ता है कि वो ग्रंथ क्या है। और सनातन धर्मों में जो भी ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, यह हमारी जीवन शैली है, जीवन पद्धति के आधार पर इसका सृजन किया गया है। और हमको जहाँ तक लगता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री के पास भरपूर शिक्षा की कमी रही होगी जो उन्होंने इस प्रकार से निंदा किया। और शास्त्र कभी इस बात को, जहाँ तक वो जानकारी उनको था, उन्होंने कहा जो बिहार के लिए हास्यास्पद है, यह ज्ञान की धरती रही है। इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? हम तो इसको इसी रूप में देखते हैं कि जब ऐसा शिक्षा मंत्री होगा जिसके पास मतलब किसी तरीके का ज्ञान है ही नहीं और उनका बयान, उस पर मेरे जैसे लोगों को बोलना लगता है क्या कि मतलब क्या कहें, शर्मनाक लगता है। भाजपा उन पर प्रहार करते हुए माफ़ी मांगने के लिए गवर्नर से पद से हटाने की बात कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि एक प्रसंग में कहता हूँ कि रामायण में कहा लिखा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सभी तारण के अधिकारी। इसको अपभ्रंश में ताजन भी बोला जाता है। ये सभी तारण, और सभी सवाल ये उठता है कि हम किन विषयों को आधार बनाकर चंद्रशेखर जी ने ये बयान दिया। ये हम लोगों से काफ़ी समझ से बाहर की बात है, क्योंकि संपूर्ण रामायण जब हम पढ़ते हैं तो रामायण में देख लीजिए अयोध्या कांड से शुरू होता है और रामचरितमानस, राम के चरित्र का जो उनका जो जीवन रहा था उनके आधार पे वह काव्य है। और जहाँ तक वो उन्होंने कहा समाज में विभाजन की बात उन्होंने जो किया 85 और 15 की, तो 85 और 15 उनके मंतव्य के हिसाब से होगा, न मेरे शास्त्र में 85 है न 15 है। संपूर्ण सनातन धर्म के लोग हैं और सनातन धर्म जीवन पद्धति को सिखाता है कि मेरा जीवन कैसा हो, हमारा नित्य क्रियाकलाप कैसा हो, समाज में हम किस प्रकार से समावेशी बन के रहें। मैं आपको पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, सनातन का मतलब किसी, आज देखिए अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं या सिख समाज के लोग हैं या किसी समाज के लोग हैं जो जिस ग्रंथ को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, तो रामचरितमानस में कभी किन्हीं के प्रति विभेद नहीं बताया। उसका कहना है वसुधैव कुटुंबकम, हम इस धरा पे जन्म लिए और सभी हमारे कुटुंबजन हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखा की हम बात करते हैं, सभी व्यक्ति का हित हो, सभी सुख ही में रहे।
लेकिन ये राजनीति कौन सी राजनीति शुरू हो गई? जात पात का, भेदभाव का, और लगता है कि इससे जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तो फिर बिहार का जो गौरवशाली बिहार था, जो नालंदा और तक्षशिला का बिहार था, जो बुद्ध की धरती थी, महावीर की धरती थी, जो हाँ ज्ञान की गंगा बहती है, उस ज्ञान रूपी गंगा के बिहार में ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री जिनका बयान हास्यास्पद, पूरे देश में बिहार का मान सम्मान खराब हुआ है। हम तो निश्चित रूप से कहते हैं कि संपूर्ण सरकार को ही इस पर इस्तीफा देकर के जनता के बीच जाना चाहिए था और मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए। क्या शिक्षा मंत्री को इस पर माफ़ी मांगना चाहिए? वो माफी के योग्य भी नहीं है। माफी किसको कहते हैं? राजनीतिक जीवन आप जी रहे हैं, आप सेवा के लिए जी रहे हैं, आप सामर्थ्य के लिए नहीं जी रहे हैं। और समाज में आपको किसने, जनता ने जनादेश दिया था आपको राज्य को बेहतर से चलाने के लिए, और इसको भटकाने के लिए नहीं। और जिस प्रकार का आपने आज बयान दिया है उससे पूरा राज्य शमशार है, और उनको तो निश्चित रूप से राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। माफी मांगे क्या करेंगे? उनको संन्यास लेना चाहिए। वैसे लोग राजनीति के लायक हैं ही नहीं। उन्होंने तो माफ़ी से इनकार किया, जो मैं इस विषय पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। इसलिए माफ़ी से उन्होंने इनकार किया कि उनकी आत्मचेतना जग गई होगी। माफ़ी योग्य वो है ही नहीं, उनको माफ़ कौन करेगा? आप अपने पिता को गाली दें, आप अपने दादा का, मैं पूछना चाहता हूँ वो जिन विषयों को रखा है वो अपने 10 पीढ़ी के जो उनके दादाओं के दादा होंगे उनका नाम जानते होंगे, उनके कृत्य को जानते होंगे? नहीं जानते होंगे। लेकिन यह सस्ती लोकप्रियता की राजनीति हुई, और ऐसी राजनीति से बिहार को बचाना चाहिए, उनको तो बचना है ही नहीं। एक बात उन्होंने और स्पष्ट से कहा, जो मैं संपूर्ण रामचरितमानस के बारे में नहीं बोला हूँ, कुछ अंश है जिस पर आपत्ति है उसके बारे में बोला। मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि उनको अ से लेके यौरल तक की जो वर्णमाला है उनका पूरा शायद ज्ञान यदि कर लेते तो शिक्षा मंत्री होते तो बड़ा गौरव की बात होती। आज तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये संवाद पहुँचे तो मैं उनसे एक विषय को जानना चाहता हूँ। हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं यदि शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर देंगे तो हम लोग समझेंगे कि शिक्षा मंत्री के लायक हैं। उनको तो हुए वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं होगा, रामचरितमानस का अंश कहाँ समझ पाएंगे? जिनको हिंदी के वर्णमाला का ज्ञान नहीं हो वो रामचरितमानस का कैसे समझ पाएंगे? ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। अभी आप राजनीति में क्या कर रहे हैं? किन पद पर हैं अभी राजनीति में आप? देखिए, चुनाव में लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने मुझे दायित्व मुक्त नहीं किया। जिला के तथाकथित नेता जो किन्हीं के पक्षकार और पैरोकार थे उन्होंने अखबार में एक बयान दिया था। चूँकि जिला महामंत्री मैं भी था और जिला महामंत्री वो भी थे, और एक महामंत्री, हम प्रथम महामंत्री थे, उन्हें दूसरे महामंत्री होकर के हमको दल से बाहर कर दिया। उन्होंने लिखा प्रदेश नेतृत्व, लेकिन प्रदेश आज भी हमको सूचना दे रही है और प्रदेश की सारी जानकारियाँ आज भी हम जिला में महामंत्री के तौर पर प्रदेश में मेरा नाम दर्ज है। 5 तारीख को दरभंगा में भी कार्यक्रम हुआ था, वहाँ का भी निमंत्रण था। इसीलिए पार्टी प्रदेश ने पिछले मेरे कार्यकाल को देख करके पार्टी प्रदेश ने बाहर नहीं निकाला है, और हम भी अभी दल की मर्यादा को समझते हुए दल के सभी कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं होते हैं। समाज में समरस भाव से काम करने की जिम्मेवारी थी, वो लगातार मेरा प्रयत्नशील है, मैं कर रहा हूँ। भाजपा के लिए आप काम कर रहे हैं, भाजपा की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना या नहीं करना ये अलग बात है। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज के लिए सदैव काम करते रहेंगे। जो मानक भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता है, और मोटा मोटी ये कह लीजिए कि समाज में जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो सबसे अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं उनके निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और उन्हीं निर्माण कार्य में हम अभी लगे हुए हैं। जिला भाजपा जिला अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, आप भी उम्मीदवार थे, क्या इस बार आप अपनी उम्मीदवारी पेश की है? देखिए, ये विषय बड़ा गंभीर आपने पूछ लिया है। भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय में घिर चुकी है और बड़ा हास्यास्पद लगा, और मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं तो हो सकता है कल हम पर फिर पक्षपात का आरोप लगे, लेकिन जैसी जानकारी आपको पूरे शहर में लोग बता रहे हैं कि माननीय गिरिराज दा बेगूसराय के सांसद हैं और उनके द्वारा किन नामों का चयन किया गया है। यहाँ पे सर्वेश बाबू हैं या राकेश सिन्हा जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, सबके द्वारा किन नामों का चयन किया गया है ये पूरे शहर में
लगभग सभी लोगों के जानकारी में है। इस पर हम इसलिए नहीं कुछ कहना चाहेंगे कि यदि मैं कुछ भी बोलता हूं तो वो पक्षपात के आरोप में घिर जाता हूं। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार की बातें चल रही है तो राजनीति संबद्धता के साथ नहीं चल रही है, राजनीति की शुचिता के साथ नहीं चल रही है। और आज नीचे खेतों में काम करने वाले, जिनको आप मुसहर कहते हैं, जिसको आप दलित कहते हैं, जिसको आप महादलित कहते हैं, वो निश्चित रूप से आज भी आपके नज़रों में वही सब होगा, लेकिन उसके पास भी अब आत्मज्ञान आ गया है। चूँकि लोकतंत्र में 75 साल जीने के आप बाद जिला अध्यक्ष के रेस में है या नहीं? नहीं, ये अपने मुख से कहना तो अच्छा बात नहीं होगा कि हम जिला अध्यक्ष के रेस में हैं या नहीं। हम यही कहेंगे, समरस समाज में समभाव से जो बन के आते हैं, जो सबका हित का ख्याल रखेंगे, वैसे अध्यक्ष को बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी में आवश्यकता है। और हम आप लोगों के माध्यम, चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, प्रदेश नेतृत्व इस पर ध्यान आकृष्ट करे और बेगूसराय को थोड़ा सा इन सब क्षेत्रों से निकाल करके, क्योंकि आगे चुनौती है, 2024 में चुनौती है। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि 24 हमारा यूं ही निकल जाएगा, ऐसा है नहीं। समाज में जिस प्रकार से स्थितियां हुई हैं, उन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को भी आगे परीक्षा की घड़ी है। और परीक्षा कैसा होता है, यदि कड़ाई से हो गया तो अच्छे अच्छे विद्यार्थी को भी अंक कम प्राप्त होते हैं। इसलिए समाज के अंदर में कोई बोलता नहीं है, लेकिन वातावरण व्याप्त हो चुका है। इन सब वातावरण से भाजपा को निकलना। आप कब ज्वाइन करेंगे भाजपा? अभी ज्वाइन तो मैं तो आपको पहले ही कहा कि पार्टी हमको निकाला ही नहीं, तो फिर ज्वाइन की क्या बात है। हम काम कर ही रहे हैं। प्रदेश की जब ज़रूरत होगी तो हमको बुलाते ही हैं। प्रदेश पुनः जब बुलाएगा तो हम पार्टी के साथ खड़े नज़र मिलेंगे। सिमरिया धाम में क्रूज नहीं रुका, इसको लेकर बहुत अफरा तफरी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये किसी खास व्यक्ति पे आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। संपूर्ण बेगूसराय की राजनीतिक विफलता है, चाहे दल कोई भी हो। चूँकि जब बेगूसराय विकास की बात आती है तो दल से ऊपर के उठ कर के बात करनी चाहिए। हम किसी दल के कार्यकर्ता हो सकते हैं, बहुत सारे दल बेगूसराय में काम करते हैं, लेकिन जब बेगूसराय के गौरव की बात आवे, बेगूसराय के संस्कृति और सनातन की बात आवे, तो इससे ऊपर उठ कर के काम करना चाहिए। जो बेगूसराय के गौरव को धक्का लगा है, और इस धक्के को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि पहले मैं बेगूसराय वासी हूँ। क्रूज का नहीं रुकना, इस पर आप क्या कहेंगे? इसी बात पर तो मैं कह रहा था कि यह बेगूसराय की विफलता है, संपूर्ण बेगूसराय की विफलता है। हमारे पूर्वजों ने जो बेगूसराय, ऐसा कहा गया जो यहाँ स्टॉपेज नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। स्टॉपेज क्या होता है? वो रेलगाड़ी थोड़े न थी जो स्टॉपेज के लिए किसी स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया जाता है। यह संपूर्ण रूप से राजनीतिक विफलता है, और इससे संपूर्ण बेगूसराय आहत हुआ है, सभी दल के नेता आहत हुए हैं। और ये किसी पर आरोप लगाने का विषय नहीं है, यह संपूर्ण बेगूसराय पर आरोप सिद्ध हो गया कि बेगूसराय राजनीतिक रूप से काफ़ी पीछे खड़ी मिल रही है। इसके लिए किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? अब इसके लिए तो वही लोग जिम्मेवार होंगे जिनको समझना चाहिए, जो जुड़े हुए हैं। इस बार शीतलहर का कहर जारी रहा। शीतलहर में आपने सैकड़ों लोगों को कंबल वितरण किया। ये पहली बार आप कंबल वितरण किया कि ये हर बार आप एक सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, लोगों को दे रहे हैं? नहीं, इस बार जो घर पे हमने कार्यक्रम किया था, ये पहली मर्तबा हमने किया था। और मन में ये लगा, चूँकि चुनाव वार्डों का भी हो गया था, मेयर का भी हो गया था, डिप्टी मेयर, लोग चुनाव जब आता है तो अपने रंग रूप बदल करके उस समाज के अंदर जाते हैं कि हम आपके लिए ये लाएंगे, वो लाएंगे, अनेक बयानबाजी करते हैं, अनेक स्वप्न दिखाते हैं, और फिर भी मेरा समाज ठगा रह जाता है। तो हमको लगा कि चुनाव तो समाप्त हो गई है और ठंड का कहर बढ़ गया था। तो इसे में मेरे भाई बंधु जो थे, चूँकि हम भी उसी समाज से आते हैं और हमारे ही समाज के तबके गरीब भी हैं, तो हमने सोचा कि अपने घरों की हिस्सेदारी काट करके, अपने भाई बंधु की हिस्सेदारी को काट करके हम उनकी सेवा में खड़े हो गए, जो मेरे ही भाई ठिठुर रहे थे। और हमने भाई का सेवा किया, अपने मन से किया, अपने घर का सेवा किया। और इसमें हमने न किसी मीडिया को बुलाया, न प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अपने वार्ड में ही कंबल का वितरण किया आपने? ना, मैं अपने वार्ड में नहीं किया। मैंने वार्ड 27 नंबर पहाड़ चक से लेकर के लोहिया नगर, पन्हास, बाघा, बाघी, अनंतपुर, इन सभी क्षेत्रों के जो गरीब हमारे माताएं थी, जो हमारी बहनें थी और जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उनके लिए 500 कंबल हमने इंतज़ाम किया था। और इंतज़ाम करने के बाद उन सबको शालीनतापूर्वक एक साथ सबको दे करके ये एहसास किया कि जिस प्रकार से मैं गरीब का बेटा हूँ, मुझे दर्द का एहसास है, वो भी मेरे भाई बंधु थे। तो अपने के बीच अपनों का दर्द
बांटा और अपने से अपने को उड़ाया, ये बहुत हमारे लिए काबिलियत की बात नहीं थी। ये कह लीजिए हमारे ही घर का कार्य था और मेरे द्वारा किया गया, वो मेरे द्वारा नहीं उन सभी के द्वारा किया गया जो इस विचार को मानते हैं। ये सराहनीय काम। क्या 24 का चुनाव होने जा रहा है, आप भाजपा से ये कहा जाए निलंबित हैं, तो क्या आप दूसरे दल में जाएंगे कि भाजपा में ही रहेंगे? क्या इरादा बनाया है? देखिए, अभी क्या है कि हम सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं और लगातार अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बातचीत हो रही है और अन्य दल के नेताओं से भी अच्छी बातचीत हो रही है। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में बेगूसराय के युवाओं के भविष्य के लिए जिन पार्टी के अंदर में चेतना होगा, जिनको लगेगा कि पुनः बेगूसराय को हम उस गौरवशाली जगह पे ले जाने का प्रतिबद्ध हैं, हम उन दलों के साथ होंगे। चूँकि दल क्या होता है, दल एक समूह है जो समाज हित का चिंतन करता है। आज भारतीय जनता पार्टी समाज हित का चिंतन कर रहा था, हम पार्टी में कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे। कल के डेट में यदि कोई दूसरी दल उससे बेहतर भी विकास का बात और वादा लेके आता है और लगेगा जनता को कि नहीं इस दल के साथ विश्वास हो सकता है, तो हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे भाजपा के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष पोद्दार उर्फ हीरा पोद्दार बातचीत कर रहे थे। इन्होंने अभी राजनीति के बारे में बहुत सारी बातें चर्चा की। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में।